हेलो। शॉर्ट क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। और आज का टॉपिक है कि रासायनिक समीकरण में कहीं पर इक्वेशन में एस जी एल लिखा होता है, उसका मतलब क्या होता है। किसी समीकरण में ए क्यू का अर्थ क्या होता है। तो इस प्रकार के इक्वेशन को समझेंगे को क्या संकेत देता है, हमें पता ही नहीं चलता है। कोई समीकरण में एस लिख ले रहता है, कहीं पर एल लिख ले है, कहीं पर गैस लिखना है तो कहीं पर ऊपर एरो का चिन्ह है तो कहीं पर नीचे एरो का चिन्ह रहता है, उसका अर्थ पता ही नहीं होता है। और आप नहीं जान पाने की वजह से आप कंफ्यूज रहते हैं, पूछते हैं एक आध लोगों से तो उसको भी पता नहीं रहता है और सेटिस्फाइड आप नहीं हो पाते हैं। तो आइए आज इसी टॉपिक को और इस तरह के समीकरण को समझने के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ, ठीक है। और विस्तार पूर्वक देखें, ठीक है। ये नहीं कि बीच रास्ते में ही छोड़ के निकल जाए। तो पूरा देखिएगा तो ही आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए, तो सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि पदार्थ जो है, पदार्थ की मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। कितने? ठोस, द्रव और गैस। और वीडियो पार्ट 2 में आप पढ़ चुके हैं कि हर क्षण प्रकृति में रासायनिक अभिक्रिया होती ही रहती है। हर क्षण प्रकृति में रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है। और कल आपने वीडियो पार्ट 2 में पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया से गैस की उत्पत्ति होती है, अवक्षेप प्राप्त होता है, उसके रंग में परिवर्तन होता है, उसकी ताप में परिवर्तन होता है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो उन सब के बारे में डिटेल से बताया गया था। अगर आप वीडियो पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जा करके देख लें, ठीक है। और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पार्ट 1 देखेंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो पार्ट 2 का लिंक, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे है। तो आइए, आप लोग पदार्थ किसे कहते हैं तो जानकारी होगा कि दुनिया की कोई भी वस्तु या चीज जो स्थान घेरे, रुकावट डाले या जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ कोई भी हो, ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, कुछ न कुछ उसमें द्रव्यमान अवश्य रहती है, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं कि ठोस पदार्थों के लिए समीकरण में क्या संकेत दिया जाता है। तो ठोस पदार्थ के लिए संकेत, ठोस पदार्थ के लिए संकेत क्या होता है? तो ठोस पदार्थ के लिए स्मॉल एस या ये ठोस पदार्थों के लिए, या इसी में कहेगा कि अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप तो अवक्षेप कब प्राप्त होगा? जब विलयन से अलग होगा। जब विलयन से अलग होगा तो अवक्षेप प्राप्त होगा। अवक्षेप, और ये इसी में है। और अवक्षेप के लिए भी सिंबल है ये। अवक्षेप के लिए क्या सिंबल रहेगा? नीचे एरो का चिन्ह रहेगा, ठीक है। और ये फर्स्ट है। और द्रव पदार्थ के लिए, तो द्रव पदार्थों के लिए यहाँ पे भी पदार्थों कर देते हैं। तो द्रव पदार्थों के लिए सिंबल क्या रहेगा? तो द्रव पदार्थों के लिए संकेत जो रहेगा सर, ये संकेत वो स्मॉल एल रहता है। द्रव पदार्थों के लिए स्मॉल एल ही संकेत रहता है। इसके लिए कोई तीन का ऊपर या लेफ्ट साइड कुछ नहीं रहता है, सिर्फ स्मॉल एल रहता है, ठीक है। और तीसरा है सर गैस। तो गैस पदार्थों के संकेत स्मॉल जी या ऊपर एरो का चिन्ह दिया हुआ रहता है। कब? जब गैस निकलता है तब। और चौथा है सर, यदि कोई पदार्थ का जलीय विलयन है,
किसी पदार्थ का जलीय विलयन, ठीक है, किसी आपको लिख ही दे रहे हैं इसके पूरा, किसी पदार्थ का जलीय विलयन, तो किसी पदार्थ का जलीय विलयन है उसके लिए स्मॉल ए और क्यू का सिंबल दिया जाता है। किसका? स्मॉल ए और क्यू, स्मॉल ए क्यू का सिंबल दिया जाता है। किसका सिंबल दिया जाता है? और स्मॉल ए क्यू का सिंबल दिया जाता है जब कोई इसी पदार्थ का जलीय विलयन हो, जैसे सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को आप सर देखिएगा कि समीकरण में लिखा हुआ रहता है कि NaCl, यहाँ पर रहेगा AQ। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जैसे डाल दिया जाता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या डाल देते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4, CuSO4 का जलीय विलयन डाला जाता है। तो क्या बनेगा? तो इस प्रकार आपको पता नहीं चलेगा कि ये जलीय विलयन AQ को उचित सिंबल दिया हुआ है, और नहीं समझ में आने के कारण अब जो पदार्थ बनता है वो आपको अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इक्वेशन में, तो पहले सर आप लोग इस पर ध्यान नहीं दे करके पहले इतना सारा ये मुख्य बातें जो है इसे नोट कर लीजिए। ये जो मुख्य बातें हैं, ये जो मुख्य तथ्य है VVI और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर, इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए, ठोस पदार्थों के लिए क्या संकेत होता है? स्मॉल एस या नीचे एरो का चिन्ह। अवक्षेप भी रहेगा, जब विलयन से कोई पदार्थ अलग होता है तो अवक्षेप प्राप्त होता है, तो उसके लिए एरो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो ये है। और सर द्रव पदार्थों के लिए संकेत है स्मॉल एल, और गैस पदार्थों के लिए संकेत है स्मॉल जी या ऊपर एरो का चिन्ह, ठीक है। स्मॉल जी भी रहेगा या दोनों में से कोई एगो रहेगा। तो ऊपर एरो चिन्ह रहेगा तो सीधे समझेंगे कि वो जो पदार्थ निकल रहा है गैस है, या जी रहेगा तो GAS गैस। तो स्मॉल गैस का अंग्रेजी में गैस लिखते हैं, गैस। तो जब समीकरण में या रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया में जब गैस निकलता है तो स्मॉल जी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, स्मॉल जी स्मॉल जी का प्रयोग किया जाता है, और रासायनिक समीकरण में उसे समझ लिया जाता है कि ये गैस है, और बिल्कुल वो गैस ही रहता है। जैसे हाइड्रोजन क्या है? गैस है। हीलियम क्या है? गैस है, ठीक है। तो इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन में निकलेगा तो या तो एरो चिन्ह ऊपर रहेगा या तो फिर नीचे जी ब्रैकेट में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। और ये है गैस पदार्थों के लिए स्मॉल जी का प्रयोग किया जाता है या ऊपर एरो का चिन्ह। द्रव पदार्थों के लिए स्मॉल एल का प्रयोग किया जाता है जब विलयन से कोई पदार्थ अवक्षेप के रूप में अलग होता है। जब विलयन से अलग होगा, क्या? अवक्षेप। तो जब विलयन से अलग अवक्षेप होगा तो उसके लिए नीचे एरो का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और जब ठोस पदार्थ के लिए, तो ठोस पदार्थों के लिए स्मॉल एस का प्रयोग करेंगे या इसको किया जाता है, ठीक है। और किसी गैस पदार्थों के लिए तो स्मॉल जी या ऊपर एरो का चिन्ह। अगर किसी विलयन का, यदि कोई पदार्थ का जलीय विलयन है तो उसके लिए AQ का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक समीकरण में किसी पदार्थ का जलीय विलयन है तो AQ का सिंबल दिया जाता है। इसे नोट कीजिए, इसे नोट किया जाए। तो सर अब आप लोग मुख्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, और अब आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा आपको सेटिस्फाइड हो जाएगा, आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे जिंक धातु जब तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है, और ये किस प्रकार होता है रिएक्शन में, और इसे आइए रिएक्शन द्वारा समझते हैं, ठीक है। तो ये है जिंक धातु, ये है तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये है जिंक धातु, ये जिंक है, जिंक धातु है सर। और ये है तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल, तन्नु सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल, ठीक है। और यहाँ पे एरो चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे सर? ये इसको अभिकारक, यहां से यहां तक ये जो है पदार्थ, इसको अभिकारक या प्रतिकारक कहेंगे, ठीक है। और जब जिंक के अणु और सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु टूट करके परमाणु में चेंज हो जाएंगे, परमाणु में चेंज होने के बाद वो पुनः एक दूसरे फिर संगठित होंगे, तो एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे।
तो यहाँ पे हो जाएगा ZnSO4, ZnSO4 और ये हो बन गया जिंक सल्फेट प्लस H2, ये हाइड्रोजन गैस। तो देखिए ये ऊपर एरो के चिन्ह, तो हम गैस के लिए क्या बताए थे, गैस के लिए सर, गैस के लिए हम बताए थे स्मॉल जी या ऊपर एरो का चिन्ह, स्मॉल जी या ऊपर एरो का चिन्ह। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बना IH2, ठीक है। यहाँ पर आप चाहे तो स्मॉल जी भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक है। या ऊपर एरो का चिन्ह है, ऊपर एरो का चिन्ह। तो गैस तो हमेशा ठंडे के दिनों में हमारे मुंह से वाष्प निकलता है, पता चलता है, एकदम स्पष्ट दिखाई देता है कि भाप निकल रहा है, जिसको वाष्प बोलते हैं। और वो हमेशा निकलता है, वायुमंडल फैलता है, फिर ऊपर की ओर चला जाता है। गर्म वायु हमेशा ठंडी वायु से हल्की होती है। गर्म जो वायु है हमेशा ठंडी वायु से क्या होती है, हल्की होती है। तो जहां पर गर्म हवाएं हैं वहां निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है, और जहां पे ठंडी हवाएं है वहां उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। जहां पे निम्न वायु दाब है वहां, जहां पे गर्म हवाएं हैं, तो गर्म हवा है तो निम्न वायु दाब का क्षेत्र कहां बनेगा, जहां पे हवाएं गर्म होगी। तो गर्म हवाएं होगी तो वहां पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र कैसे बनेगा, क्योंकि गर्म हवा जो है वो ठंडी वायु से क्या होती है, हल्की होती है, और ठंडी वायु में जलवाष्प की मात्रा होती है, इसलिए वो गर्म वायु से हमेशा क्या होती है, भारी होती है, ठीक है। तो ये है, तो ये हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। और इसके और भी रिएक्शन है सर, जैसे कार्बन को आप जलाएंगे, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब आप सर जलाइएगा तो ये बन जाएगा CO2, ये कार्बन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि आप गैस के लिए ये सिंबल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे जिंक धातु है, और जिंक धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करता है, ये है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जिंक धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करते थे, बनेगा ZnCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो इस प्रकार सिंबल दिया जाता है, तो पता चल जाएगा कि ये हाइड्रोजन गैस है, जो ऊपर की ओर निकल रहा है जिंक क्लोराइड है, ठीक है। ये जिंक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो ये तो समझ गए, गैस के लिए आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। इसे नोट कीजिए सर, ठीक है। तो इस प्रकार गैस के लिए सिंबल दिया जाता है, आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज बता दिया जाएगा आगे पीछे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हो गया सर। फर्स्ट आपको हम बताएं कि गैस का निर्माण किस प्रकार होता है और उसके लिए कौन सा सिंबल दिया जाता है, तो एरो चिन्ह या स्मॉल जी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब सेकंड में पढ़ेंगे अवक्षेप का बनना। अब दो रिएक्शन मिलेंगे, दो यौगिक, और आपस में रिएक्शन करने के बाद अवक्षेप का निर्माण किस प्रकार करेगा आइए जानते हैं, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड के विलयन में सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन डालने पर अवक्षेप प्राप्त होगा। किसका अवक्षेप प्राप्त होता है, तो सर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन डालने पर आपको प्राप्त होगा, तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनते हैं, जिसमें सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन डालने पर, तो सिल्वर नाइट्रेट जो है तो ये सोडियम क्लोराइड है NaCl इसका विलयन है। तो विलयन के लिए बताया थे कि ये क्यों, तो विलयन है से तो सर ये जल में घुल जाएगा। नमक जल में नहीं घुलता है, आप बताइए कि नमक जो है सर जल में घुलता है कि नहीं घुलता है। नमक जल में विलय है, नमक का जलीय विलयन आप जानते हैं, 9th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो है वो किस में डाला जा रहा है, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डाला जाए AgNO3, और AgNO3 के जलीय विलयन में सिल्वर क्लोराइड का जलीय विलयन डाला जाता है, ठीक है। डाल दिए, तो AQ इसका अर्थ हुआ कि सोडियम क्लोराइड का भी जलीय विलयन है और सिल्वर नाइट्रेट का भी जलीय विलयन है। तो सिल्वर नाइट्रेट के इसके जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डाला जाता है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डाला जाता है। तो पदार्थ क्या बनता है, तो पदार्थ सर बनता है, आपको इस इक्वेशन को और थोड़ा, सोडियम क्लोराइड के
विलयन डाला जाता है सिल्वर नाइट्रेट NaCl और ये हो गया Aq, ठीक है। अब प्लस AgNO3 यहाँ Aq, ठीक है, Aq। और ए सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डाला जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो सर हम बताए थे कि प्रभिकारक और प्रतिफल, तो अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये अभिकारक हो गया, यहां से यहां तक अभिकारक हो गया, अभिकारक इसको बोलेंगे या प्रतिकारक बोलेंगे, तो ये अभिकारक है। और इसके जब अणु टूटेंगे तो अपने आयनों का आदान प्रदान करेंगे, तो ये जो है सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा। तो जब हम क्या बताए थे कि जब कोई ठोस पदार्थ विलयन से पृथक होता है या अवक्षेप प्राप्त करता है तो उसके लिए नीचे एरो का सिंबल दिया जाता है। तो यहाँ पे हम सर एरो चिन्ह इसका प्रयोग करेंगे ताकि आपको स्पष्ट पता चल जाए। और सिल्वर क्लोराइड का ये जो है सफेद अवक्षेप प्राप्त हुआ, तो ये सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप। और क्या बनेगा सर, तो सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा NaNO3, ये हो गया सोडियम नाइट्रेट, ये सोडियम नाइट्रेट, ये है सोडियम नाइट्रेट। तो सिल्वर क्लोराइड के, इसमें सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डाला गया तो सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त हुआ और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण हुआ। तो जिसका अवक्षेप प्राप्त होता है उसी के बगल में एरो चिन्ह का नीचे सिंबल दे करके प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये नीचे सिंबल, ये जो एरो चिन्ह है नीचे की ओर है, तो इसका अर्थ है कि जो सिल्वर क्लोराइड है सर ये विलयन से पृथक होकर के अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ है, तो इसलिए ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड जो है अवक्षेप है, ठीक है। तो अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ है विलयन से पृथक होकर के। तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में था, यहां से रिएक्शन किया क्लोरीन से, क्लोरीन से रिएक्शन किया तो सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त हुआ, और सोडियम रिएक्शन कर लिया नाइट्रेट से तो सोडियम नाइट्रेट का निर्माण हुआ, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल सर आपको बताते हैं, एक और एग्जांपल सर हम आपको बता रहे हैं, पहले इसको नोट कीजिए और देखिए सर कि सोडियम बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन डाला जाता है। तो बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम सल्फेट का, तो सोडियम सल्फेट का Na2SO4, ये है बेरियम क्लोराइड, ये क्या है, बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड, ये बेरियम क्लोराइड है। बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन AQ संकेत दे रहा है जलीय विलयन का, तो बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम सल्फेट का, सोडियम सल्फेट, ये है सोडियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन डाला गया, तो किसका तो फिर बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। बेरियम जो है रिएक्शन करता है किससे, बेरियम जो धातु है ये रिएक्शन करेगा सल्फेट से। तो बेरियम धातु जब सल्फेट से रिएक्शन करता है तो बेरियम सल्फेट बनता है। तो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है BaSO4, और ये हो गया सफेद, ये हो गया बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त हुआ, ठीक है। और इसका नाम लिख देते हैं सर, बेरियम सल्फेट। और क्या बनेगा, तो अब बनेगा सोडियम क्लोराइड NaCl, ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड,
जिसको साधारण नमक कहा जाता है, साधारण नमक। ये है सोडियम क्लोराइड NaCl, ये सोडियम क्लोराइड है NaCl। तब आपको समझ में आया सर। तो ठोस पदार्थों के लिए जो है, ठोस पदार्थों के लिए संबल है एस या नीचे एरो चिन्ह, ठीक है। तो और जब कोई पदार्थ विलयन से पृथक होकर के अवक्षेप रूप में मिलेगा तो एरो चिन्ह लगा हुआ रहेगा, प्योर ठोस पदार्थ रहेगा तो ये रहेगा, ठीक है। जैसे इसको अब क्या किया जाए, जैसे इसमें एक और चीज आपको समझाना बाकी है, इसे नोट कीजिए। हो गया, चलो ठीक है। तो और इसमें अब देखिए, जैसे क्या है सर, ये कैल्शियम है, तो कैल्शियम ठोस पदार्थ है, यहाँ पर हम एस का प्रयोग करेंगे। और क्लोरीन जो है सर Cl2 इस ये गैस है, तो यहाँ पे G का प्रयोग करेंगे। और यहाँ जो बनेगा सर पदार्थ, एक ठोस पदार्थ है, ये गैस पदार्थ है, दोनों में रिएक्शन होगा तो ये बनेगा CaCl2। और ये है सर कैल्शियम, कौन सी धातु है, तो कैल्शियम है। और ये है क्लोरीन गैस है। और ये है कैल्शियम क्लोराइड, एक कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। अब सर देखिए, ए है क्या, Ca ठोस धातु है, एस लिख दिए। आपको पता चले कैल्शियम जो धातु है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है, मतलब कि कैल्शियम ठोस है, कैल्शियम क्या है, ठोस है। और ये जो ऑक्सीजन है O2, ऑक्सीजन का अनुस्तर होता है O2। और ये जो है यहाँ पर G लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि ये गैस है। अब यहाँ से जो पदार्थ बनेगा सर, ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जो पदार्थ बनेगा, अब देखिए यहाँ से ये जो बना सर, तो ये बन गया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है सर, ये भी ठोस पदार्थ बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड ये भी ठोस पदार्थ है और ये भी ठोस पदार्थ बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को कल्ली चूना कहते हैं, कल्ली चूना कहा जाता है, ठीक है। कल्ली चूना इसी को कहा जाता है। और सर बात किया जाए इसमें, और इसमें क्या, कल्ली और ये जो है इसमें तो एस लगा दीजिए, एक ठोस पदार्थ है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखिए Ca, ये भी ठोस पदार्थ है। और कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3, दोनों का वैलेंसी 1 है। और ये भी ये है, रिएक्शन किया तो बन गया CaCO3 और ये ठोस पदार्थ बना, ठीक है। ये है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये हो गया क्लियर, तो इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको अब समझ में नहीं आ रहा होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जल्दी नोट कीजिए। और जब कोई पदार्थ विलयन से पृथक होता है तो भी नीचे एरो का चिन्ह दिया जाता है। या जब कोई धातु विस्थापित होता है, देखिए जैसे ए है Fe, आई है CuSO4, जैसे कॉपर सल्फेट है। और ए है कॉपर सल्फेट, ये है कॉपर सल्फेट। और ये है आयरन, ये ठोस पदार्थ है। ये कॉपर सल्फेट का कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन का टुकड़ा जब डाला जाता है तो बन जाता है फेरस सल्फेट, FeSO4। तो हो गया, क्या हो गया, फेरस
सल्फेट बन गया और यहाँ से जो है कॉपर धातु विस्थापित हो जाती है। तो कॉपर धातु जब विस्थापित हो जाती है तो इसके लिए भी नीचे एरो का चिन्ह दिया जाता है। इससे पता चल जाता है कि यहाँ से एक धातु को विस्थापित किया गया है, हो गया है। तो इससे पता चलता है कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर दिया, यानी अधिक बल वाला कमजोर बल वाला को गिरा दिया, आगे घर से निकाल दिया, भगा दिया। तो वही बात यहाँ पर हुआ है। ये आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील आयरन है, इसलिए कॉपर सल्फेट के विलयन में जब आयरन को डाला गया तो आयरन है जो सल्फेट से रिएक्शन करके फेरस सल्फेट बना लेता है और कॉपर धातु सिंगल बच जाता है, अकेला रह जाता है, इसलिए कॉपर धातु विस्थापित हो गया कॉपर सल्फेट से। ठीक है, तो ये था। और सर देखिए हाइड्रोजन जो गैस है, अब गैस के द्रव के लिए, तो द्रव के लिए सिंबल रहता है कि जहां भी कोई पदार्थ बन रहा है नया द्रव, तो द्रव के लिए हम बताएं कि एल सिंबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये है हाइड्रोजन गैस और ये है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस का अनुसूत्र H2, हाइड्रोजन गैस का O2 होता है। हाइड्रोजन गैस का अनुसूत्र H2, ऑक्सीजन गैस का अनुसूत्र O2, और यहाँ पे एरो चिन्ह का प्रयोग करेंगे और दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो बनेगा H2O, और ये समीकरण को संतुलित करने के लिए और यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये समीकरण हो जाएगा संतुलित। और ये सर आपका बन गया जल। तो जल आप सब जाहिर है कि जल किस अवस्था में है, जल की अवस्था क्या है, द्रव है। तो यहाँ पे आप सर एल लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, तो ये एल तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया जल का सूत्र H2O, जल का सूत्र H2O होता है। समीकरण को संतुलित किया गया है। ठीक है, समीकरण को संतुलित किया गया है और कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन है सर, ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का संकेत H2 और क्लोरीन का संकेत होता है Cl2, और ये जब हाइड्रोजन क्लोरीन गैस से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, क्लोरीन के भी 2 परमाणु है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के 1 परमाणु, क्लोरीन के 1 परमाणु, इसके आगे 2 लगा देंगे, समीकरण हो जाएगा संतुलित। और ये हो गया ये लिक्विड के रूप में, और यहाँ पर आ गया सर हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो सर अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मतलब पसंद आया, आपसे इससे कुछ सीखे, तो ये वीडियो को लाइक शेयर और आप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आगे बढ़ाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नोट कीजिए सर। ये तो द्रव पदार्थों के लिए ये प्रयोग किया जाता है और मात्र 3 मिनट टाइम बचा है यार। चलो ठीक है, तो हो गया, नोट कर लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं कि ठोस पदार्थ के लिए संकेत या तो एस या ऊपर एरो का चिन्ह। ठीक है, और अवक्षेप रहेगा तो नीचे एरो चिन्ह, और सॉरी ये उल्टा हो गया था इधर से। ठीक है, और ये फर्स्ट है। सेकंड, द्रव पदार्थ के लिए संकेत क्या है, तो स्मॉल एल है सर, स्मॉल एल है। और गैस पदार्थ के लिए संकेत क्या है, तो गैस पदार्थ के लिए संकेत है सर आपका स्मॉल जी या ऊपर एरो का चिन्ह। ठीक है, दोनों में से कोई सी का भी प्रयोग किया जा सकता है। और चौथा है सर जलीय विलयन। तो जलीय विलयन के लिए सिंबल दिया जाता है AQ। क्या, अरे यार, AQ। ठीक है, ये है जलीय विलयन। तो जलीय विलयन के लिए सिंबल दिया जाता है AQ। ठीक है, तो ये बात बताए थे आपको, समीकरण द्वारा आपको अच्छी तरह से समझा दे हैं। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग पढ़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और एक दूसरे को इसी तरह से आप हेल्प करते भी रहेंगे तो बेहतर रहेगा, और हमें भी इससे बेनिफिट मिलते रहेगा और खुशी भी होगी।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उसमें सर हम आपको बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सी होती है, और स्टेप बाय स्टेप सब के बारी बारी से और डीपली में जाकर के अध्ययन करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो जय हिंद।